अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फोकस बिंदु और अच्छा इस ये तो हो गया हम लोग का अवतल दर्पण वाला, है ना। अवतल दर्पण में हमने यहाँ पे बात किया। अब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण में आखिर प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है। तो ये 6 हो गए, 6 कंडीशन आपको समझ आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आना चाहिए। अनंत पे हो तो क्या होगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो क्या होगा, वक्रता केंद्र पर हो तो क्या होगा, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच हो तो क्या होगा, फोकस बिंदु पर हो गया तो क्या होगा, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच हो तो क्या होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको याद रखना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जब हम लोग सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे ये काम आएगा। हमेशा ध्यान रखना, ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच में अगर कोई वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है और हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग, ये तो हो गया हम लोग के अवतल दर्पण से संबंधित यहाँ पे अलग अलग स्थितियों की। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उत्तल दर्पण में। आखिर उत्तल दर्पण में कहाँ पे बनता है। तो जैसे यहाँ पे अवतल दर्पण में 6 अलग अलग कंडीशंस है ना, तो उसमें सिर्फ एक ही कंडीशन बनती है, वस्तु को आप लोग कहीं भी रख लो। इन 6 कंडीशन में आप वस्तु को कहीं रख लो, उसका प्रतिबिंब हमेशा फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच ही बनेगा। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो वस्तु जो है, जैसे ये हम लोग उत्तल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है, यहाँ पे ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस बिंदु और ये हो जाएगा उसका प्रकाशिक केंद्र सी, क्योंकि इधर वाले गोले का भाग है। ठीक है, तो इधर वाले गोले का भाग है तो इसका प्रकाशिक केंद्र भी क्या बनेगा, इधर ही बनेगा ऐसे। तो ये हो जाएगा उसका प्रकाशिक केंद्र सी हो जाएगा। ठीक है, अब वस्तु को आपकी मर्जी, आप कहीं भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। वस्तु को आप, अच्छा सॉरी, अब यहाँ पे वो वाली कंडीशन ही ना, अनंत, अनंत इधर बन जाएगी। अनंत है सी, तो इधर तो हम लोग रख नहीं सकते क्योंकि दर्पण का इधर वाला भाग है। इधर रखेंगे तो वस्तु का हम लोग को इमेज ही नहीं प्राप्त होगा, प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो वस्तु को हम लोग को किधर रखना पड़ेगा, इधर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, आप कहीं भी रखो, आप कहीं से भी रखो, उसका प्रतिबिंब हमेशा प्रकाशिक केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनेगा। कैसे बनेगा देखो, मान लेते हैं वस्तु को यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं वस्तु को, ये हम लोग का क्या है, वस्तु है। अब वस्तु से क्या होती है, वस्तु में एक प्रकाश जो होगी, एक जो प्रकाश होगी, हम लोग उसको मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं ऐसे। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित करेंगे तो क्या होगा, परावर्तन के पश्चात ये जो है फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी या होकर जाते हुए प्रतीत होगी। तो यहाँ पे परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी पता है, ये इधर ऐसे चले जाएगी। समझ आए। तो ये आपकी तो इधर तो जा नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ये वाले भाग पॉलिश्ड है। तो पॉलिश्ड है तो कहाँ से, ये वाली लाइन, इस बिंदु, मान लो ये बिंदु बी मानते हैं, तो बिंदु बी से बिंदु सी को मिलाओगे तो ऐसे जैसे मिलाओगे तो, अच्छा बिंदु बी से एफ को मिलाओगे तो इसी रेखा के निर्देश क्या होती है, वो परावर्तित होती है। तो यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो या तो वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी या फोकस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये फोकस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो ये हो गया पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यहाँ पे लेते हैं हम लोग, अगर ये मान लो प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है, प्रकाशिक केंद्र मतलब ये, सॉरी, वक्रता केंद्र पर आपतित हो रही है, दूसरा प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र पर ऐसे आपतित हो रही है। तो अगर वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, मतलब अभिलंब की दिशा में, तो उसी मार्ग पर क्या होती है, वो वापस हो जाती है टकरा के, है ना, परावर्तित होकर क्या होती है, वापस हो जाती है। तो देखो यहाँ पे मैं दोनों लाइन को पीछे मिला रहा हूँ। जैसे ये वाला बिंदु है, इसको भी अगर मैं यहाँ पे मिलाऊंगा ना तो ये बिंदु एफ पर जाके ऐसे टकराएगी। इसको हम लोग मिलाएंगे तो आगे ये कहाँ पे जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से यहाँ पे टच करके। ठीक है, तो एक प्रकाश जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरा प्रकाश किरण जो मुख्य वक्रता केंद्र की दिशा में या अभिलंब की दिशा में आपतित हो रही है, तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो देखो यहाँ पे ये प्रकाश और ये प्रकाश दोनों एक दूसरे से मिलने वाले नहीं है आगे, क्योंकि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। लेकिन इसको पीछे अगर करेंगे तो यहाँ पे पीछे करने पर ये एक बिंदु हम लोग को प्राप्त होता है। ठीक है, ये एक बिंदु हम लोग को प्राप्त होता है और इस वस्तु का यहाँ पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इस वस्तु का क्या बनता है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। तो देखो कितना छोटा बना है। तो यही होता है उत्तल दर्पण में, आप वस्तु को कहीं भी रखो, उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे की ओर प्रकाशिक केंद्र मतलब ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच बनेगी। ठीक है, बीच बनेगी। तो इसका आकार कैसे होगा, अगर इसके आकार के बारे में यहाँ पे लिखें हम लोग, तो इसका आकार होगा वस्तु से छोटा। आकार कैसे होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा। और इसकी अगर प्रकृति की बात करें तो देखो ये सीधी दिखाई दे रही है,
है ना, सीधी दिखाई दे रही है। और लाइनों को हमने, इस रेखाओं को पीछे करके इसको बनाया है, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगी, क्योंकि हमने डॉटेड लाइन से बनाया है, ठीक है, आभासी। व कैसे होगा, ये सीधा, ये भी ऐसे प्रतिबिंब सीधा दिख रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, दिख रहा है सीधा हम लोग को, तो आभासी और सीधा रहेगा। कहाँ पे बनेगा, हमेशा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बिंदु P और बिंदु F के बीच बनेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखना। अगर गोली दर्पण हम लोग उत्तल गोली दर्पण लिए हैं, तो हमेशा वस्तु को चाहे आप लोग यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, उसका जो प्रतिबिंब हमेशा F से P के बीच में ही बनेगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इस ध्यान रहेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि प्रकाशिक मतलब जो हम लोग यहाँ पे परावर्तन की घटना देखते हैं किसी गोली दर्पण में, तो उसमें कौन कौन सी चर राशि होती है, कौन कौन सी अचर राशि होती है, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं चर राशि और अचर राशि की, ठीक है, चर राशि और अचर राशि की। तो गोली दर्पण से संबंधित, गोली दर्पण से संबंधित विभिन्न राशियाँ, चाहे चर हो चाहे अचर हो, ठीक है, विभिन्न राशियाँ। तो कौन कौन सी यहाँ पे राशियाँ हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ पे दो राशियाँ होती है, एक तो होती है चर राशि, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, अचर राशि। अचर राशि, चर राशि वे राशि होती है जिसका मान लगातार बदलते रहते हैं, ठीक है, लगातार इसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वस्तु की दूरी u, है ना, u को क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी क्या है, चर राशि है। वैसी प्रतिबिंब की दूरी, ये भी क्या है, चर राशि है। वैसी यहाँ पे इसका जो आवर्धन क्षमता होगा वो क्या होगा, वो भी चेंज हो सकता है। और प्रतिबिंब की लंबाई, ये भी क्या होती है, बदलते रहती है। तो यहाँ पर u को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्तु की दूरी, v को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, m को बोलते हैं हम लोग आवर्धन क्षमता, और i को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिबिंब। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वस्तु की दूरी। क्या बोलते हैं इसको, वस्तु की दूरी। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। v को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। m क्या है यहाँ पे, आवर्धन क्षमता, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे इसको, आवर्धन क्षमता। और I यहाँ पे क्या है, I है प्रतिबिंब की लंबाई। आखिर प्रतिबिंब कितना लंबा है वो होता है I, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अच्छा, अचर राशि, अचर राशि वे राशि होती है जिसका मान नहीं बदलता, अचर राशि नहीं बदलने वाला, ठीक है। चर राशि बदलता है। वस्तु की दूरी का आप लोग कुछ भी कर सकते हो, जैसे जैसे वस्तु की दूरी घटाओगे बढ़ाओगे, वैसे प्रतिबिंब की दूरी भी घटेगी बढ़ेगी, आवर्धन क्षमता भी उसी हिसाब से अलग अलग होगी, प्रतिबिंब की लंबाई भी अलग अलग होगी। अब हम लोग बात करते हैं अचर राशि की। जैसे एक हम लोग दर्पण लेते हैं तो उसका फोकस बिंदु फिक्स रहता है, उसका फोकस दूरी भी फिक्स रहता है, ठीक है। अब उसकी अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वो भी क्या होती है, फिक्स रहती है, मतलब वक्रता केंद्र फिक्स होती है। और यहाँ पे जो होती है, एक तो फोकस बिंदु हो गया, दूसरा हो गया वक्रता त्रिज्या, और तीसरा जो होती है, एक तो होता है फोकस दूरी, दूसरा वक्रता त्रिज्या, और तीसरा जो होता है वस्तु की लंबाई। किसकी लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई भी यहाँ पे क्या होती है, फिक्स होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने कुछ चर राशि और कुछ अचर राशियों के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये एक चर राशि है जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है, और वो अचर राशि है जिसका मान क्या होता है, नहीं बदलते रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस दूरी, ठीक है। ये क्या है, फोकस दूरी। ये क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। क्या हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या। और ये क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई का आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं क्या, नहीं बढ़ा सकते। अगर एक कोई वस्तु ले लिए हो तो वो फिक्स रहेगा उसकी लंबाई। तो इस तरह से ये चर राशि है, और कुछ अचर राशि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, इसके बाद यहाँ पे जो बात करेंगे ना, वो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के मध्य जो संबंध होता है ना। शुरुआत में आपको बताया था कि m बराबर कितना होता है, r/2 होता है। इसी संबंध को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, निगमित करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे कि आखिर ये ऐसा होता है कि नहीं होता। मैंने आपको जब शुरुआत के लेक्चर में बताया था, तो यहाँ पे m बराबर r/2 होता है, तो मैंने बताया था कि आगे मैं इसको बताऊंगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ बहुत सारी राशियाँ हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। कौन सी राशि चर होती है, कौन सी राशि अचर होती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नए टॉपिक की। नया टॉपिक क्या है, F व R में संबंध, मतलब फोकस दूरी स्मॉल f, फोकस दूरी
स्मॉल एफ व वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर में संबंध। ठीक है, दोनों के मध्य यहाँ पे हम लोग संबंध देखें। तो यहाँ पे अगर हम लोग संबंध देखना है तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा। हम लोग ले लेते हैं अवतल दर्पण, ले लेते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। थोड़ा सा बड़ा बनाया हूँ क्योंकि यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी हम लोग को ज़्यादा समझनी है यहाँ पे। अब एक मान लो यहाँ पे एक प्रकाश आ रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित हो रही है, ऐसे। ठीक है, ये हम लोग का मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित हो रही है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, ये है हम लोग का F बिंदु है। ठीक है, ये कौन सा बिंदु है, F, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ठीक है, ये C बिंदु होगा, C वक्रता केंद्र, F क्या होगा, फोकस बिंदु। तो अगर एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से होकर जाएगी, वो फोकस बिंदु से होकर ऐसे चले जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वो फोकस बिंदु से होकर जाएगी तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, आखिर ये जो यहाँ से यहाँ की दूरी है, ये मान लो बिंदु P है, तो बिंदु P से जो F की दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल f। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल f। तो यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग बोलते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन से लिख रहा हूँ, बिंदु F से बिंदु P की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, स्मॉल f। वैसे बिंदु C से बिंदु P की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या r। तो यहाँ पे हम लोग को ये बताना है कि F और R में आखिर संबंध क्या होता है। तो देखो यहाँ पे उसको बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु A जो है बिंदु B पर यहाँ पे आकर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। बिंदु P पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। अब इस बिंदु B पर अगर ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो यहाँ पे परावर्तन के पश्चात वो बिंदु F से होकर जाएगी, मतलब फोकस बिंदु से होकर जाएगी। अब इसको हम लोग को थोड़ा सा और अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग परावर्तन के नियम को लिख सकते हैं। परावर्तन के नियम क्या बोलते हैं, अगर मान लो ये बिंदु B है तो बिंदु B पे हम लोग एक अभिलंब खींचेंगे, ये कुछ अभिलंब ऐसे खिंचाएगा। ठीक है, बिंदु B पर क्या होगा, ये अभिलंब खींचेंगे। तो अभिलंब खींचेंगे तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जितना भी कोण यहाँ पे बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसको, परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम से हम लोग ये तो जानते हैं क्या, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम लोग ये जानते हैं कि आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब है कोण ABC, कोण ABC। तो परावर्तन के नियम से क्या होगा, कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R हो जाएगा, कोण I बराबर कोण R। अब आपतन कोण देखो, आपतन कोण कौन सा हो जाएगा, कोण ABC, कोण ABC। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, कोण FBC के बराबर। किसके बराबर होगा, कोण FBC। तो ये हो जाएगा कोण FBC के बराबर होगा। ये समझ आए, कोण ABC ये आपतन कोण I हुआ, वैसे कोण FBC ये क्या हुआ, परावर्तन कोण R। तो दोनों बराबर होगा। एक तो ये चीज़ यहाँ से हम लोग को समझ आती है। ठीक है, इसको हम लोग दे देंगे समीकरण 1 हो देंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हमने बोला कि ये जो आपतित प्रकाश किरण है इस मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। मुख्य अक्ष के समांतर है, इसका मतलब है यहाँ पे AB जो है CB के क्या है, समांतर है। यहाँ AB जो रेखा है वो CP रेखा के क्या है, समांतर है। दोनों एक दूसरे के कैसी है, समांतर है। अगर वो एक दूसरे के समांतर है तो यहाँ पर अगर दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है ऐसे। ठीक है, एक तिर्यक रेखा CB प्रतिच्छेद कर रही है, कौन सा, ये हम लोग का AB है और ये क्या है हम लोग का CP है। कौन सा है, ये CP। अगर यहाँ पे ऐसे प्रतिच्छेद करें, कौन सा, ये C से B वाला, ये हम लोग का मान लेते हैं ये बिंदु B है और ये क्या है, C है। तो यहाँ पर अगर प्रतिच्छेद कर रही है तो जितना कोण ये बनेगा उतनी कोण ये भी बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। जितना कोण I यहाँ पे है उतना ही कोण यहाँ पे भी बनेगा। तो अगर ये कोण जो है I है तो ये कोण भी I होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यदि AB जो है समांतर है CP के तो कोण ABC, कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण यहाँ पे क्या है, बिंदु F है ना, तो FCB, तो कोण हो जाएगा FBC। यहाँ पे देखो कोण ABC, अगर कोण I है तो वैसे कोण FCB ये भी क्या हो जाएगा हम लोग का, कोण I के बराबर होगा। तो ये भी किसके बराबर होगा, ये जो रहेगा कोण I के बराबर रहेगा। समझ आ रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग एकांतर कोण। क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण।
इसको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण, ऐसा बोलते हैं। ये आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे एकांतर कोण किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ से देखो इसको हम लोग समीकरण क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ, ये। तो ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का जो दायां पक्ष है उसको देखो, दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोण FBC है और यहाँ पे भी कोण क्या है, FBC, ठीक है। दोनों कोण समझ आ रहे हैं आपको। तो यहाँ पर सॉरी, ये FCB होगा ना, ये क्या हो जाएगा, FCB होगा, ठीक है। FCB कोण ABC कोणाई है, तो कोण FCB ये क्या होगा, कोण आई होगा, ठीक है। संगत, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पे देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड मतलब बायां पक्ष आपको दोनों बराबर दिख रहा होगा, कोण ABC है ना। दोनों कोण अगर यहाँ पे समीकरण 1 में और समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो हम लोग राइट हैंड साइड मतलब दाएं पक्ष को भी बराबर कर सकते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो चलो तुलना कर दो। तो यहाँ कोण ABC और कोण ABC बराबर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। तो कोण FBC बराबर कोण हो जाएगा FCB के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखो कोण FBC ये हो जाएगा कोण R, तो वैसे ही कोण FCB ये हो जाएगा हम लोग को कोण I। तो ये कोण और ये कोण बराबर है। तो हमेशा ध्यान देना, अगर किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर हो, जैसे ये कोण और ये कोण बराबर हो, तो हमेशा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी, बराबर होगी। क्या होगी, ये बराबर हो जाएगी। तो समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये जो त्रिभुज बनेगा कौन सा, कोण त्रिभुज BC और F, अतः त्रिभुज BCF एक कैसा है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्या है ये, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो यहाँ पे FC का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, FB के बराबर होगा ना। FC का जो मान होगा वो BF के बराबर होगा। अतः यहाँ पे FC का मान किसके बराबर होगा, BF के बराबर होगा। ये समझ आएगी। हाँ, क्या हो रहा था जब मैं वीडियो बना रहा था ना, तो ओवर हीटिंग के कारण यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा क्या था, बंद हो गया था। तो लास्ट टाइम शायद यहाँ तक हुआ था, है ना, FC बराबर BF और ये समीकरण 3 दिए थे, यहाँ तक हुआ था। अब उसके बाद देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बना चुका था, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। यदि मान लो ये जो बिंदु B है, बिंदु P के अत्यंत निकट हो। एक्चुअल में होता क्या है, जब ये अवतल दर्पण होती है ना, एक्चुअल में बहुत छोटी होती है, तो बिंदु B और बिंदु P एकदम पास होती है, ठीक है। तो पास होती है, तो यहाँ पे और मान लेते हैं कि ये जो बिंदु B है ये बिंदु P के निकट में है। अगर बिंदु P के अत्यंत निकट हो, तो यहाँ से जो BF का मान है वो PF के बराबर हो जाएगा। ये मान लो B यहाँ से होते हुए बिंदु P के निकट उसको ला देते हैं। तो बिंदु P के अगर निकट हो, तो B से F की जो दूरी है वो P से F की दूरी है लगभग बराबर हो जाएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट बराबर होती है। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ लिखे हैं, BF किसके बराबर हो जाएगा, PF के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसको समीकरण 3 दिए हैं, तो BF का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में इसको रख दो, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ पे FC और BF की जगह क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा। ये चीज़ समझ आया। F से C की दूरी P से F की दूरी के बराबर हो जाएगा, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी अब क्या हो गई, बराबर हो गई। इसको हम लोग समीकरण 4 पे देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चित्रानुसार, यहाँ से यहाँ की दूरी P से C की दूरी, ठीक है, P से C की दूरी। तो P से C की दूरी P से F की दूरी प्लस F से C की दूरी इसके बराबर होगी। P से C की दूरी जो रहेगी P से F और F से C के दूरी के योग के बराबर रहेगा। अब समीकरण 3 से FC का मान और समीकरण 4 से समीकरण 4 से यहाँ पे देखो FC का मान, यहाँ पे PC बराबर क्या होगा, PF, P से F की दूरी प्लस F से C की दूरी। अब समीकरण 4 से FC का मान रखेंगे, FC का मान किसके बराबर है, PF के बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा PC बराबर PF प्लस PF, ये हो जाएगा। अब ये PF और PF मिलकर क्या हो जाएगा, 2PF हो जाएगा। 2PF अगर हुआ तो यहाँ से PF बराबर क्या हो जाएगा, PC बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चित्र अनुसार देखो, चित्र अनुसार अगर P से F की दूरी देखें तो वो किसके बराबर है, फोकस दूरी के बराबर, और P से C की दूरी है वो किसके बराबर है, वक्रता त्रिज्या के बराबर। तो अगर चिन्ह परिपट्य को साथ मिलेंगे तो PF बराबर कितना हो जाएगा, -F, और PC बराबर
पी एफ बराबर कितना हो जाएगा -a और पी सी बराबर कितना हो जाएगा -r। तो इन दोनों के मान को यहाँ पे रखेंगे तो पी एफ के मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -f और ये कितना हो जाएगा -r/2। ये माइनस माइनस कट जाएगा, कटने के बाद ये आ जाएगा आप लोग का f बराबर R/2। ये समझ आया, f बराबर कितना हो जाएगा R/2 आ जाएगा। अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसको ध्यान में रखना, फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। समझ आया ये चीज। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फोकस बिंदु फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इन तीनों के बीच यहाँ पे हम लोग एक संबंध देखते हैं। तो ये चीज़ आपको तो समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एफ वी और यू के मध्य संबंध। देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु यहाँ पे है ऐसा। अब ये अगर वस्तु है, इसको मिटा ही देता हूँ, आपको एक ऐसा वस्तु की दूरी और उससे संबंधित एक कुछ चीज़ बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक ये है मुख्य अक्ष है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग का F, या इसको नहीं भी मानोगे तब भी चलेगा, ठीक है। अच्छा चलो मान लेते हैं ये F है, बिंदु F, और ये क्या है C है। मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ पे हम लोग रखते हैं C के इधर, C और अनंत के बीच में। तो एक प्रकाश ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी, परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, F से होकर जाएगी, ठीक है। दूसरा प्रकाश जिसको हम लोग फोकस बिंदु से होकर ऐसे गुजारते हैं, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष से होकर ऐसे गुजर जाती है। तो ये हम लोगों को कटान बिंदु मिलता है। यही कटान बिंदु क्या होती है, इस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। ये मान लो वस्तु क्या है, ए बी है, तो इसको हम लोग मानेंगे बी डैश और ए डैश। तो बी डैश ए डैश क्या होगा, इस ए बी वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या, जितनी भी दूरी होती है उसको हम लोग इस ध्रुव से, प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव से ही हम लोग क्या करते हैं, मापन करते हैं। अब ये वस्तु है, तो वस्तु की बिंदु P से जो दूरी होगी, ये वस्तु है, इस वस्तु की बिंदु P से जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, U बोलते हैं। क्या बोलते हैं, U। वैसे यहाँ पे प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का इस बिंदु P से जो दूरी होगा वो किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। समझ आ रहा है, वस्तु की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं U, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं V, और ये जो फोकस बिंदु है इसकी जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी F बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी F बोलते हैं। वैसी वक्रता केंद्र की जो दूरी होगी उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैपिटल R बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैपिटल R बोलेंगे। तो वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र या ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी कैपिटल R, ध्रुव से स्मॉल f की दूरी कैपिटल F की दूरी स्मॉल f, P से वस्तु की दूरी U, और P से प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक संबंध निकालते हैं किसके बीच, स्मॉल f स्मॉल u और मतलब स्मॉल f u और v के बीच, ठीक है। u क्या है यहाँ पे, वस्तु की दूरी, v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, f क्या है, फोकस दूरी है ना। तो ये जो सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखना, इस टाइप का। अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि आपको अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन वो है, क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन को मैं बता ही देता हूँ, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर है आपका 1, है ना, उदाहरण नंबर 1। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है। यह वस्तु स्थित है, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे, ठीक है, दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं
आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सभी चीज़ को हम लोग को यहाँ पे बताना है, आकार ज्ञात कीजिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे था। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो आपको समझ आ गया कि u क्या है, इस ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v, ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी f है, और इसको तो आप लोग जानते हो r को। इन तीनों चीज़ों को आप लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो संबंध है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। एक दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को भी आप लोग ध्यान देना। एक तो है ये यहाँ पे एफ यू व वी में क्या है, ये संबंध है। ठीक है, एक ये टॉपिक है। दूसरा यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं आवर्धन क्षमता की। ठीक है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का आप लोग को सूत्र याद रखना पड़ेगा। आवर्धन क्षमता को हम लोग किसे दर्शाते हैं, एम से, और ये जो सूत्र होता है एम का मान, तो m का मान जो होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, इसके अनुपात के बराबर होते हैं। किसके किसके बराबर, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और यही माइनस v बटे u के बराबर भी होता है। माइनस v क्या है, p से प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है, p से मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी, इसके बराबर होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे देखो, ये बताओ 15 सेंटीमीटर दूर रखे गोली दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग मान लेते हैं कि उत्तल दर्पण की बात करते हैं, तो उत्तल दर्पण मान लें कि अवतल दर्पण, जैसे हम लोग सिंपल बनाए हैं अवतल दर्पण बनाए हैं। ठीक है, और अगर उत्तल दर्पण लेंगे तो यहाँ पे कुछ मेंशन किया है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है कि उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, बुक में उत्तल दर्पण लेके बनाए हैं, मैं आपको अवतल दर्पण लेके बनाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। फोकस दूरी कितना दिया है हम लोग को, 15 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो हमेशा कैसे रहेगा, ऋणात्मक में रहेगा। तो यहाँ पर f का मान कितना दिया है, -10 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, ये तो हो गया। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोली दर्पण के ध्रुव से, अच्छा सॉरी 15 सेंटीमीटर दिया यहाँ पे हम लोग को फोकस दूरी के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु अगर रखेंगे तो यहाँ पर वस्तु का जो वस्तु की दूरी हम लोग किसे दर्शाते हैं, u से, तो वस्तु की दूरी भी हमेशा कैसे लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, एक वस्तु रखी गई है। दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब यहाँ पे हम लोग को v का मान निकालना है। ठीक है, उसकी प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, देखो पहला तो है, एक तो है f का मान ज्ञात करना है, सॉरी v का मान ज्ञात करना है, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति। ठीक है, ये याद करना है। उसके बाद प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार। ठीक है, एवं आकार, ये तीनों चीजें यहाँ पे हम लोग ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे अगर ज्ञात करना है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो इस सूत्र का यूज करके 1/f बराबर क्या होता है, 1/v प्लस 1/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो f का मान कितना दिया है, -15। ठीक है, v का मान हम लोग को निकालना है और u का मान कितना है, 1/-10 है। ठीक, -10 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, 1/v बराबर इस -1/10 को इधर ला लो, तो 1/10 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -15 हो जाएगा। ठीक, दोनों को हर समान करोगे तो 30 यहाँ पे हो जाएगा। हर समान करेंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, इसमें 3 और इसमें 2, तो ये आ जाएगा 1/30 आ जाएगा। ठीक है, तो v का मान यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ से v का मान जो होगा वो होगा आपका 30 में आएगा। तो 30 और इसका मात्रा क्या है, सेंटीमीटर। तो v का मान कितना आ जाएगा बताओ, 30 सेंटीमीटर आएगा। ये चीज़ समझ आया आपको। ठीक है, तो v का मान कितना है हम लोग का, 30 सेंटीमीटर आया। चलो ठीक है। अच्छा यहाँ पे बताओ दर्पण द्वारा तो ये डायग्राम आपको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायग्राम नहीं बनेगा उस कंडीशन में। क्यों नहीं बनेगा, मैं थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा, v का मान कितना आएगा यहाँ पे, हमारा v का मान आएगा आपका 30 सेंटीमीटर आएगा। मतलब ये धनात्मक में आ रहा है। ठीक है, कैसे आ रहा है, धनात्मक में आ रहा है। अच्छा, बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो, अब ये इंपॉर्टेंट है इसको बनाना। मैंने आपको बोला था, मान लो ये फोकस बिंदु P F है, ये प्रकाशिक का ध्रुव P है और ये क्या है हम लोग का C है।
ठीक, वस्तु की फोकस दूरी कितनी है? वस्तु की जो फोकस दूरी है f का मान है 15 सेंटीमीटर। कितना है? 15 सेंटीमीटर। अच्छा, दर्पण के ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, तो बताओ अगर वस्तु की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है तो क्या वो f से बाहर रहेगा क्या? नहीं, f के अंदर ही रहेगा, क्योंकि इसकी दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये चीज समझ आए। अब यहाँ पे एक प्रकाश जो है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित कराते हैं, तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी? वो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा प्रकाश हम लोग प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, तो वो कहाँ जाएगी? ऐसे ठीक है, ये ऐसे परावर्तित हो गया, ऐसे बाहर निकल जाएगी। जितने आपतन कोण पे यहाँ पे आपतित होगी उतने में ही क्या होगी? परावर्तित होगी। अब इन दोनों बिंदुओं को ऐसे पीछे हम लोग खींचेंगे ना ऐसे, ठीक है, तो ये कहाँ पे जाएगी? पीछे, दर्पण के पीछे यहाँ पे क्या बनती है? उसका प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण के पीछे अगर प्रतिबिंब बना तो वस्तु क्या होगी? ये कुछ इस तरह से ऐसे होगी, ये वस्तु हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, वस्तु ये है और वस्तु का प्रतिबिंब ये है। तो देखो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है u, ये क्या है हम लोग का? u, और u का मान कितना दिया है यहाँ पे हम लोग को? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। और v का मान यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? v का मान निकाल लिए हम लोग 30 सेंटीमीटर। तो ये धनात्मक क्यों आया पता है? धनात्मक इसलिए आया क्योंकि इसका जो दूरी है उसको हम लोग p के सापेक्ष धन x दिशा में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। समझ रहे हैं? ये कैसे बनेगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए क्या बनेगा? ये दर्पण के पीछे बनेगा। तो इसकी प्रकृति, इसका आकार की अगर बात करें तो आकार हम लोग कैसे निकालेंगे? आकार जो रहेगा वस्तु से बड़ा रहेगा। अब वस्तु से बड़ा रहेगा, हम लोग को यहाँ पे देखो आकार निकालना है तो सबसे पहले आवर्धन क्षमता निकालना पड़ेगा। आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है? ये होता है -v/u। कितना होता है ये? -v/u। ठीक है, अब v का मान कितना दिया है? मिला है हम लोग को 30 मिला है। ठीक है, और u का मान कितना दिया है? u का मान दिया है -10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -10, इसको काट दो तो ये कितना आएगा? 3। तो m का मान 3 आया, इसका मतलब है जो प्रतिबिंब होगा, है ना, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई, और ये क्या है? वस्तु की लंबाई। तो ये जो m बराबर क्या होगा? hi अपॉन क्या होगा? ho। मतलब यहाँ पे प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वस्तु की लंबाई से कितनी गुना होगी? 3 गुना होगी। समझ रहे हैं? m का मान अगर 3 आया तो ये समझ जाना प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कितनी है? 3 गुनी है। तो यहाँ पे अब हम लोग आसानी से लिख सकते हैं इसका आकार क्या होगा? बड़ा होगा, वस्तु से कितना होगा? बड़ा होगा। कितना गुना? 3 गुना बड़ा होगा। ठीक है, 3 गुना बड़ा होगा। अच्छा, इसकी प्रकृति की अगर बात करें तो देखो ये कैसी दिख रही है? सीधा दिख रही है, तो ये कैसा होगा? सीधा। और सीधा दिखने वाला कैसे बनता है? हमेशा आभासी प्रतिबिंब होता है। ये चीज़ मैं आपको करके बता चुका हूँ। तो सीधा दिखने वाला हमेशा सभी प्रतिबिंब कैसे बनता है? आभासी प्रकृति का होता है। तो ये इस तरह से इसका हम लोग यहाँ पे हल निकाल लिए हैं। तो ये चीज़ समझ आया कि नहीं है आपको? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, आवर्धन क्षमता और FUV में संबंध। ठीक है, और दोनों से रिलेटेड यहाँ पे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको करना है। तो इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ से चालू किया और फिर यहाँ से आप बनाना चालू करना। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने बात की।